तैयार हो जाओ दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे चैनल सुपर लेवल मानवा में। हम चैप्टर की शुरुआत में देखते हैं कि सारे लोग प्रिपरेशन रूम में खड़े हुए थे। इधर अपना सैंग सोच रहा था। पीले कपड़े वाले के पास तो एक रामपुरी है और दूसरे वाले के पास तो नकल और तीसरे के पास तो डैगर है और बचे हुए दो इनके पास बैट और स्टिक है और मैं इधर मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। बेचारे सैंग की हालत ही खराब हो गई जब उसने ये देखा सबके पास वेपन है मेरे अलावा। फिर वो सोचता है कि यहाँ पर रूल ही ऐसे हैं, एलिमिनेशन मैच में 7 लोगों में से सिर्फ 6 लोगों के ही पास वेपन रहेंगे। इसमें वेपन भी वही चॉइस करेगा जिसको ऑडियंस ने विन रेट में सबसे ऊपर रखा होगा। जिसकी विन रेट सबसे ज्यादा होगी उसको सबसे पहले मौका मिलेगा अपने लिए एक वेपन चॉइस करने का, और जिसकी विन रेट कम होगी उसको उसके बाद मौका मिलेगा। मेरे पास तो सिर्फ 1.2% ही है विन रेट, इस वजह से मुझे कोई वेपन नहीं मिला और मैं सिर्फ खाली हाथ जा रहा हूँ इन सब से लड़ने के लिए। इधर शान अपनी हालत के बारे में सोच ही रहा था। फिर उसको क्वांटिन दिखता है जो कि उसके बगल से होता हुआ गुजर रहा था। उसका जाता हुआ देख शान सोचने लगता है कि ये बूढ़ा आदमी कितना ताकतवर है। अगर ये बिना वेपन के भी जाए तो ये आसानी से जीत सकता है। इसके पास इतनी स्ट्रेंथ है कि ये आसानी से एग्जैक्ट जोन में रह सकता है बिना कोई दिक्कत के। अगर मेरे पास इतनी ताकत होती तो मुझे कभी इतनी दिक्कत ही ना होती। शान को उसको घूरता हुआ देख एक दूसरा बंदा आता है और शान से पूछने लगता है, क्या तुम क्वांटिन को जानते हो? लेकिन शान उसको जवाब नहीं दे रहा था। फिर वो दोबारा से बोलने लगता है, मैं तुमसे ही पूछ रहा हूँ नंबर 4, क्या तुम क्वांटिन को जानते हो जिसने 8 बार लगातार जीता है? फिर शान बोलने लगता है, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता इस बंदे को। फिर वो सामने खड़ा हुआ लड़का बोलने लगता है कि फिर इसने तुम्हारी बस में आते हुए मदद क्यों करी थी? वो उस कसम का तो लगता नहीं किसी की फ्री में जाके हेल्प कर दे। फिर वो शान पे चढ़ते हुए बोलने लगता है कि क्या तुम अपनी स्ट्रेंथ को हाइड करने में लगे हुए हो? क्योंकि मुझे क्वांटिन ऐसा किस्म का लड़का नहीं लगता कि वो किसी वीक की मदद करे। वो केवल स्ट्रॉन्ग बंदे को ही रेस्पेक्ट देता है और उसी को एडमायर करता है। इतना सुनने के बाद शान बोलने लगता है, तुम ओवर थिंक मत करो। क्या तुमको दिख नहीं रहा मेरे पास कोई वेपन भी नहीं है? इतना सुनने के बाद उस सामने वाले लड़के को गुस्सा आ जाता है। वो बोलने लगता है, मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना, मैं अभी के अभी तुमको मार दूंगा। फिर वो अपनी गन को शान पे तान देता है। उतने में रेफरी की आवाज आने लगती है। वो बोलने लगता है, टूर्नामेंट स्टार्ट हो गया, जितने लोग हैं सारे के सारे स्टेज पे आ जाएं। जैसे ही वो स्टेज के पास आते हैं, दो बंदे सामने खड़े हुए थे। वो बोलने लगते हैं कि इस मैच को स्टार्ट होने से पहले तुमको ये कॉलर पहनना पड़ेगा, इससे टूर्नामेंट में तुम लोगों के सारे मूव एकदम क्लियर दिखाई देंगे और सब कुछ फेयर रहेगा। उनको देख के शान बोलने लगता है, ये तो माइक्रो बॉम्ब है। जो बंदा शान से लड़ रहा था वो बोलने लगता है कि तुम्हारे पास अलग अलग तरीके हैं लोगों को फंसाने के लिए। इतना सुनने के बाद वो सामने खड़ा हुआ इंसान बोलने लगता है, ये स्पेशल गिफ्ट है तुम लोगों के लिए। फिर शान उससे एक माइक्रो बॉम्ब लेते हुए बोलने लगता है, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? फिर उसको पहन लेता है। जैसे ही शान उस कॉलर को पहनता है, वो दोनों बोलने लगते हैं कि अब तुम स्टेज पे जा सकते हो। जैसे ही शान और बचे हुए लोग स्टेज पे चढ़ने लगते हैं, सारे लोग चीयर करने लगते हैं। जिन जिन लोगों ने उस पर पैसे लगाए थे वो बंदे उसी को सपोर्ट करने में लगे हुए थे। फिर इस टूर्नामेंट के सारे रूल्स बताए जाते हैं कि तुम सब में से सिर्फ एक सर्वाइवर बचेगा और बचे हुए सारे लोगों को एलिमिनेट करना पड़ेगा टाइम खत्म होने से पहले, और तुम्हारे पास सिर्फ 15 मिनट है। और इन 15 मिनटों में तुमने किसी पे मस्ती दिखाई तो हम बाहर से इस बम से तुम्हारी गर्दन को उड़ा देंगे। ये टूर्नामेंट लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा था। बाहर बैठे हुए लोग बोलने लगते हैं कि तुमको क्या लगता है इन सब में से पहले कौन मरेगा? फिर दूसरा वाला बंदा बोलने लगता है, मुझे लगता है ये चौथा नंबर वाला सबसे पहले मरेगा, इस बेचारे गरीब लड़के के पास तो कोई वेपन नहीं है। उतने में ही दूसरा बंदा बोलने लगता है कि देखो, नंबर 5 ने नंबर 4 पे हमला करना स्टार्ट कर दिया। फिर वहाँ पे जितने लोग थे सारे के सारे बैट लगाने लगते हैं। एक बंदा बोलता है कि मैं 10,000 लगाता हूँ, सबसे पहले बाहर नंबर 4 होगा। इतना सुनते ही दूसरा वाला भी बोलने लगता है, हाँ मेरी तरफ से भी लगा दो, ये सबसे पहले बाहर होगा। पहले तो वो लोग खुश हो रहे थे क्योंकि शान के पास कोई वेपन नहीं था। उनको लगता था कि ये सबसे पहले बाहर होगा, लेकिन उन सबका धीरे धीरे करके मुंह उतरने लगता है। इधर अपना क्वांटीन भी खुश होने लगता है। वो सोचता है कि इस लड़के में कुछ तो अलग है। फिर अपना सीन शिफ्ट होता है रिंग के अंदर। जिस बंदे के पास बैट था वो सोच रहा था कि कैसे ये लड़का मेरे सारे अटैक को डॉज कैसे कर रहा है इतनी आसानी से। वो लगातार शान पे अटैक करने लगता है, कभी लेफ्ट से अटैक करता है कभी राइट से। इधर शान हर अटैक को आसानी से डॉज करने में लगा हुआ था। वो सोच रहा था कि मैं इसको मार क्यों नहीं पा रहा है। इधर शान सोच रहा था कि ये कितना स्लो है। जैसे ही वो शान के सिर में मारने वाला था, शान झुकते हुए सोचने लगता है कि ये बंदा पूरी तरह से ओपन है, मैं इसको कहीं भी मार
सकता हूँ। उतने में ही शान उसके मुंह पे एक मुक्का मारता है। उस मुक्के की इम्पैक्ट की वजह से वो थोड़ा पीछे ही हटता है और बाहर लोग सोच रहे थे इस लड़के के पास रिफ्लेक्शन काफी अच्छे हैं, ये लड़का ऑर्डिनरी नहीं है। इधर शान ने उसमें एक पंच मारा और वो अपने हाथ को देखने लगता है और सोचता है कि मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं है कि मैं स्ट्रेंथ के दम पे ये पूरा टूर्नामेंट जीत लूं। वो सामने से हंसते हुए बोलने लगता है कि मुझे तो लगा भी नहीं, मुझे लगता है कि तुमने मुझे मारा और तुम्हारे ही लग गई। ये बात सुनते ही बेचारा शान बोलने लगता है इसमें मेरी गलती नहीं है, तुम्हारी स्किन थोड़ी हार्ड है। इतना सुनने के बाद वो सामने खड़े हुए इंसान बोलने लगता है मुझसे ऐसे मत बोलो वरना मैं तुम्हें बहुत बुरी मौत मारूंगा। जैसे ही 5 नंबर वाला शान को मारने ही जा रहा था उसके पीछे कोई आ जाता है और उसके पीछे और कोई नहीं, उसके पीछे और कोई नहीं, वो पीले कपड़े वाला आदमी आ जाता है और वो बोलने लगता है ये लड़का मेरा है। और वो अपने चाकू से उसकी गर्दन ऐसे मलाई की तरह काट देता है और उसकी गर्दन कटता हुआ देख शान सोचने लगता है इस बंदे ने थोड़ा सोचा भी नहीं और इसने उसे मार भी दिया। नंबर 2 उस बंदे को मारने के बाद बोलने लगता है कि मैं ऐसे कैसे तुमको और किसी के हाथों से मरने दूं, तुमने मुझे बस के अंदर काफी एम्बेरसिंग फील कराया, अब मैं देखता हूँ तुम्हें यहाँ आके बचाएगा कौन। इधर काउंटडाउन दिखाते हैं 10 मिनट ही बाकी होती है। फिर अपना सीन चेंज होता है दूसरे लोगों पे। इधर नंबर 6 रोते हुए बोलने लगता है कि मुझे इस टूर्नामेंट से क्विट करना है, मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस मुझे बाहर निकाल दो, प्लीज इस गेट को ओपन कर दो। इतना सुनते ही वहाँ पे जो लोग खड़े हुए थे जिसने वो कॉलर दिए थे उनमें से एक बंदा उस बटन को दबा देता है। जैसे ही वो उस बटन को दबाता है उसके गर्दन पे जो कॉलर लगा हुआ था उसमें भी लाइट जलने लगती है और वो कॉलर फट जाता है और साथ में उसकी खोपड़ी भी उड़ जाती है। जैसे ही उसकी खोपड़ी उड़ती है दूसरा वाला सोचने लगता है कि ये क्या हुआ, मैं यहाँ जीत नहीं पाऊंगा। इधर और दूसरी तरफ जिसके पास गन थी वो बोलने लगता है कि इस कमीने ने मेरी सारी लाइमलाइट को चुरा लिया और उसको गुस्सा आ जाता है और जिसके ऊपर वो बैठा हुआ था फिर उठ के उसी में मुक्के बन जाने लगता है। इधर शान पे वो नंबर 2 वाला अटैक पे अटैक करे जा रहा था अपनी रामपुरी से और शान उससे बच भी रहा था और शान सोच रहा था कि इसकी स्पीड और स्ट्रेंथ दोनों बढ़ गई है बस के कंपैरिजन में कंपेयर किया जाए तो। क्या ये बंदा अपनी स्ट्रेंथ और स्पीड को छुपा रहा था? अगर मैं इसके सारे अटैक को डॉज करता ही रहा तो मेरी सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी, फिर मुझे ये बाद में आके मार देगा। फिर वो सोचने लगता है मैं क्या करूं आल्विन मुझे बताओ। फिर वो याद करने लगता है कि जब आल्विन उसको बताता था कि कैसे तुम सरवाइव कर सकते हो एग्जाइल जोन में, इधर आल्विन भी अपने शान की प्रैक्टिस करवाता था। इधर आल्विन बोलने लगता है कि तुम पहले से इम्प्रूव हो गई हो, तुम्हारी डॉज करने की कैपेसिटी पहले से काफी बढ़ गई है, पहले तो मैं तुमको टच कर पाता था अब तो मैं तुम्हें बेरली ही टच कर पाता हूँ। इधर शान की भी हालत खराब हो रखी थी, वो सोचता था कि ये कितना ताकतवर है, मुझे कितनी सारी ताकत लगानी पड़ती है सिर्फ इसको डॉज करने के लिए। उसकी इतनी हालत खराब देखते हुए आल्विन बोलने लगता है कि तुम्हारी डॉज की स्पीड और रिफ्लेक्शन काफी अच्छे हैं लेकिन तुम डॉज करने से सिर्फ जीत नहीं सकते, तुमको ताकतवर बनना पड़ेगा। तुम सोचो अगर किसी के पास डैगर हुआ तो तुम क्या करोगे, कब तक तुम उससे डॉज करोगे, तुमको अपने स्ट्रेंथ पे ही फोकस करना पड़ेगा। आज से हम लोग अपनी ट्रेनिंग को और हार्ड बनाएंगे। और इतना बोलते ही आल्विन शान पर अटैक करते हुए बोलने लगता है तुम तैयार हो, मैं आ रहा हूँ। इधर शान बोलने लगता है रुको, मैंने अभी तुमसे बोला था ना कि ब्रेक ले लें। बेचारे शान ने काफी सारी मेहनत करी, वो सोच रहा था कि मैं क्या करूँ, मेरी स्ट्रेंथ बढ़ ही नहीं रही, मेरे को तो ऐसा लगता है जैसे कि मैं कष्ट हूँ। इतनी ट्रेनिंग करने का बेचारा शान सोफे पे ऐसे लेट जाता है जैसे कि जिंदा लाश। और आल्विन भी सेम बात बोलने लगता है कि तुम्हारी डॉज करने की कैपेसिटी तो दिन पे दिन बढ़ रही है लेकिन तुम्हारी स्ट्रेंथ थोड़ी सी भी नहीं बढ़ रही। और इतना बोलने के बाद बेचारा आल्विन भी शांत हो जाता है। इधर अपना शांत सोच रहा था कितना स्ट्रेंज बात है, तुम्हारी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ रही, तुम इतनी ट्रेनिंग कर रहे हो, इसके पीछे और कोई नहीं, वो लड़की तो नहीं जो कि तुम्हारे सपनों में आती है और तुम मुझे हमेशा बताते रहते हो कि मेरे सपने में एक औरत आती है। और आल्विन शान के पास आते हुए बोलने लगता है कि क्या उसने डिवाइन रिंग पहनी हुई थी। इतना सुनने के बाद बेचारा शान बोलने लगता है कि कोई डिवाइन रिंग वाली मेरे सपने में क्यों ही आएगी। इतना सब होने के बाद आल्विन उसका मजाक बनाते हुए बोलने लगता है कि कोई बात नहीं शान, कोई एनिमी तुमको हिट ही नहीं कर पाएगा तो तुम मरोगे कैसे, अगर किसी के पास डैगर हो तो तुम वहां से भाग जाना। इतना सुनने के बाद शान बोलने लगता है तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरी इतनी चिंता की। फिर अपना शान अकेले में प्रैक्टिस करने लगता है और सोचता है कि मैं अपनी वीकनेस को किसी के सामने आने नहीं दूंगा, मैं ताकतवर बन के ही रहूंगा और मैं अपने फेट को भी चेंज करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। फिर अपना सीन प्रेजेंट में आ जाता है। इधर शान सोच रहा था कि मैं कावड़ की तरह इधर उधर नहीं भागूंगा, अब मैं अटैक करूंगा और वो सीधे 2 नंबर पे अटैक
अटैक करने लगता है और उधर 2 नंबर वाला भी बोलने लगता है, आ जाओ मैं भी तुमको देखता हूँ। जैसे ही वो अपने चाकू से उसकी गर्दन पर निशाना बनाता है और इधर शान थोड़ा साइड से होता है और नीचे झुकते हुए सोचने लगता है कि मुझे काफी सारी ओपनिंग दिख रही है, मेरे पास चांस है, मैं इसको मार सकता हूँ। जैसे ही वो अपने मुक्के को उसमें मारने जाता है वो अपने हाथ से उसको रोक लेता है और उसके हाथ को रोकते हुए बोलने लगता है कि तुम्हारे पंच को क्या हुआ, कुछ गलत हो गया क्या? और वो अपने दूसरे हाथ से शान पे अटैक कर देता है। शान बड़ी मुश्किल से उससे बचता है और वो सोचता है कि मैं अभी बचा मरने से, और वो जमीन से इतनी तेज कूदा था कि जमीन में टप्पा खाता हुआ दूर जाके गिरता है और वो बेचारा उठने की थोड़ी कोशिश कर रहा था। इधर 2 नंबर वाला उसको बोलने लगता है कि तुम बस एक चूहे हो, तुम्हारे पास सिर्फ डॉज करने की कैपेसिटी है, इसके अलावा तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम आज आसानी से मेरे हाथों से मरोगे। फिर अपना सीन चेंज होता है क्वांटीन पे। वो सोच रहा था कि ये लड़का कभी स्ट्रॉन्ग होता है कभी भी, ये कितना ऑड है। फिर अपना सीन चेंज होता है शान के घर के बाहर। कोई बंदा उसके घर के बाहर आके खटखटाने लगता है और बोलने लगता है कि कोई है। अंदर से आलविन बोलने लगता है, क्या शान तुम हो? फिर अपना सीन दोबारा से चेंज होता है रिंग के अंदर। इधर नंबर 3 ने कुछ फेंका था, जो चीज फेंकी थी अपने शान ने भी देख ली थी। वो थोड़ा सोच में पड़ जाता है और सोचता है कि इस बंदे ने माइक्रो बॉम्ब फेंका है, क्या तुम पागल हो गए नंबर 3? इतने में ही नंबर 3 उस बॉम्ब पे अपनी बंदूक चला देता है। जैसे ही वो ट्रिगर को दबाता है वहाँ पे एक ब्लास्ट हो जाता है और लोग बात करने लगते हैं कि ऐसे ही नहीं, ये आज का सबसे हाईएस्ट विन रेट वाला बंदा है। उस ब्लास्ट की वजह से नंबर 2 की हालत कुछ ज्यादा ही खराब हो जाती है। इधर नंबर 3 वाला बोलने लगता है, अच्छा तुम बच गए। और वो सोचता है कि मैंने अपना ट्रिगर इस लड़के पे ही चलाया था, इस लड़के ने कैसे डॉज कर लिया। इधर अपने सामने बड़ी मुश्किल से उसको डॉज करा था लेकिन उसके सिर में भी चोट लग जाती है। इधर नंबर 2 पागल हो जाता है और बोलने लगता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर अटैक करने की? और वो अपने चाकू से उसकी बंदूक को साइड से हटा देता है और वो सीधे बंदूक अपनी शान के पास आके गिरती है और वो पागलों की तरह उस पर अटैक करने लगता है। लेकिन नंबर 3 के पास एडवांटेज थी, उसने उसको आसानी से ओवर पावर कर दिया और उसी के चाकू को उसी के दिल के पास आके रोक देता है। और वो बेचारा नंबर 2 बोलने लगता है, उस गन को उठाओ और इसमें मार दो। इधर शान को कुछ होश ही नहीं था। वो बेचारा बोले जा रहा था, अगर तुमने मेरी मदद करी तो मैं ये 3 मिलियन तुमको दे दूंगा, प्लीज मेरी मदद करो। लेकिन शान ने उसकी मदद नहीं करी और वो ऊपर से उसके चाकू को उसके सीने में घुसा देता है और बेचारे की मौत भी हो जाती है। और उसको मारने के बाद वो खड़ा होते हुए बोलने लगता है, ये कितनी बुरी बात है, मैं तुमको मारना चाहता था लेकिन ये पहले मर गया, चलो कोई बात नहीं, अब तुम मरोगे। उतने में ही सामने से किसी ने उस पे गोलियां चला दी और उस पे गोलियां और किसी ने नहीं, नंबर 1 ने चलाई थी। वो बोलने लगता है कि अब 3 मिलियन का प्राइस मेरा होगा। इधर नंबर 2 और नंबर 3 दोनों ढेर हो जाते हैं और लोग बोलने लगते हैं, ये क्या हो गया, अब नंबर 1 और नंबर 4 में से कोई डिसाइड होगा कौन जीतेगा। फिर अपना सीन चेंज होता है स्टेडियम के बाहर। कोई बंदा रोड पे चलता हुआ मैच देख रहा था और सोचने लगता है कि मैच क्या अभी भी चल रहा है। और वो स्क्रीन के पास आते हुए अपनी पावर को चार्ज अप करता है और बोलने लगता है, तुम मरना मत ब्लैक रिंग वाले लड़के। और वो बंदा वहां से अटैक करता है अपनी बिजली से, उस पूरी एरिया की जितनी भी लाइट थी उसको ओवरचार्ज करके सबको तबाह कर देता है। जितनी भी लाइट वाली चीजें थी सारी एक एक करके खराब होने लगती हैं। लोग वहाँ बोलने लगते हैं कि क्या हो गया, ये क्या हो रहा है। उनमें से भी एक बंदा बोल रहा था, डैड मुझे एक बाउल और दे दो। और उसके डैड बोल रहे थे, तुम्हारे सिर में से ब्लीडिंग हो रही है, तुम यहाँ बाउल मांग रहे हो। जो बंदा यहाँ आया था उसने काफी तगड़ा अटैक करा, आसपास की जितनी भी जगह थी उसने सारी तबाह कर दी और वो मुस्कुरा भी रहा था। अपना सीन चेंज होता है। इधर शान उठते हुए बोलने लगता है कि मैं तुमको 3 मिलियन जीतने नहीं दूंगा। इतना सुनने के बाद नंबर 1 वाला बंदा बोलने लगता है कि चलो कोई बात नहीं, मेरे पास तो गन है, मैं तुम पे भी शूट कर दूंगा, फिर मैं आसानी से जीत जाऊंगा। और तुम वैसे कर क्या लोगे, तुम्हारे पास तो कोई वेपन भी नहीं है। इधर शान सोच रहा था कि ये वाली कंडीशन मेरे लिए नहीं है लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, मैं ये 3 मिलियन लेके ही रहूंगा। इधर कैमरा मैन भी बोलने लगता है कि नंबर 4 को दिक्कत आ रही है, वो कैसे जीतेगा। इस मैच को नंबर 1 ने जीत लिया, ये आसानी से नंबर 4 को गोली मार के मार देगा और
और वो शूट कर देता है। जैसे ही वो शूट करता है इधर शान भी उस पर ध्यान लगाने लगता है और सोचने लगता है कि मैं इस बुलेट को फील कर सकता हूँ, ये मेरे कितने पास आ रही है और ये मेरे कितनी दूर। जैसे ही वो बुलेट उसके पास आती है वो साइड हो जाता है और बोलने लगता है ये कितनी स्लो है। और शान बोलने लगता है क्या हुआ नंबर 1, तुम्हारा निशाना कैसे चूक गया, तुम तो इतनी पास खड़े हुए थे। इधर नंबर 1 वाले की तो हालत ही खराब हो गई। वो बोलने लगता है कि कोई बंदा बुलेट को डॉज कैसे कर सकता है, क्या तुम सच में ब्लैक रिंग वाले ही हो? तुम ब्लैक रिंग वाले हो ही नहीं सकते, केवल इंफीरियर वाले ही बुलेट को डॉज कर सकते हैं, उसके अलावा कोई डॉज नहीं कर सकता। इधर अपना शान सोच रहा था कि मेरे सिर में अभी भी दर्द हो रहा है। उतने में वो सामने से अटैक करते हुए बोलने लगता है कि कोई बात नहीं, मैंने बंदूक से नहीं मार पाया तो मैं अपनी चाकू से मारूंगा, अब तुम मरोगे। जैसे ही वो शान के कंधे पर अटैक करता है शान साइड से हटते हुए उससे बच जाता है और उसके मुंह के नीचे एक मुक्का मारता है और दूसरे पल उसके हाथ को पकड़ के उसी के हाथ में से चाकू को निकाल के उसके गर्दन के पास आके, क्योंकि टाइम पूरा हो गया था, वहाँ के जज बोलने लगते हैं कि टाइम खत्म हो गया है, तुम इसको मारोगे नहीं, रुक जाओ अभी। इधर काउंटडाउन दिखाते हैं, 4 सेकंड अभी भी बची हुई थी। फिर अपना सीन शिफ्ट होता है क्वांटीन पे। वो सोचने लगता है कि इस लड़के का टाइम खत्म हो गया लेकिन ये उसको आसानी से मार सकता था, इसने कुछ करा क्यों नहीं। और वहाँ पे खड़े हुए लोग बोलने लगते हैं चलो मैच तो ओवर हो गया। उतने में ही वहाँ की टीवी बंद हो जाती है। वहाँ पे खड़े हुए लोग बोलने लगते हैं ब्लैकआउट हो गया। इतना सुनते ही क्वांटीन सोचने लगता है ये नॉर्मल नहीं है, यहाँ पे पावर फेलियर कभी नहीं होती। और क्वांटीन की नजर साइड से जाती है और वो देखता है कि सामने से कोई आ रहा है और वो सोचता है कि यह बंदा पक्का सुपर नेचुरल एबिलिटी वाला ही होगा। फिर अपना सीन शिफ्ट होता है स्टेज पे। शान उस बम को पकड़ते हुए सोचने लगता है कि ये कैसे बाहर आ गया। और उधर नंबर 1 वाला सोच रहा था आखिरकार मैं बच गया, क्या मैं सच में बच गया हूँ। इधर शान की भी नजर उस बंदे पे चली जाती है और वो सोचने लगता है कि मैं अपने गार्ड को डाउन नहीं कर सकता, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बंदा सामने से आ रहा है। इधर गेट खोलते हुए टोपी वाला बंदा बोलने लगता है कि नंबर 1 और नंबर 4 तुम दोनों जाके प्रिपरेशन रूम में जाके वेट करो, अभी लाइट फेलियर हुआ है, हम तुम्हें रिजल्ट के बारे में बाद में बता देंगे। फिर वो दोनों को लेके जा रहा था। इधर नंबर 1 बोलने लगता है कि हम में से कौन जीता, क्योंकि हम दोनों ने ही काफी अच्छी लड़ाई करी है। वैसे तो मैं मरने ही वाला था लेकिन प्राइस कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा मुझे बता सकते हो क्या तुम? क्या हम दोनों प्राइस को हाफ हाफ नहीं कर सकते? इतना सुनने के बाद वो टोपी वाला बंदा बोलने लगता है कि हम डिसाइड नहीं कर सकते, अपर मैनेजमेंट डिसाइड करेगी कि प्राइस किसको मिलेगा, तब हम बता देंगे तुमको। इधर शान को भी कुछ महसूस होता है, उसके सामने वही बंदा आ जाता है और बोलने लगता है कि तुम कितने अच्छे लग रहे हो ब्लैक रिंग वाले लड़के, क्या तुम थैंक्स नहीं बोलोगे अपने सेवियर को? फिर शान बोलने लगता है सेवियर कौन? उतने में ही वो जमीन पर पड़ जाता है और इधर वो बंदा सोचने लगता है कि ये कितना कमजोर है। और वो शान को अपने कंधे पर रख के वहां से जा रहा था और उसको जाता हुआ देखो वो टोपी वाला बोलने लगता है कि कोई भी ऐसे किसी को लेके नहीं जा सकता, इसका मैच अभी तक खत्म नहीं हुआ। लेकिन वो सुन ही नहीं रहा था और वो उसके कंधे पर हाथ रख देता है और बोलने लगता है कि क्या तुमको सुनाई नहीं दे रहा मैंने क्या बोला, ये क्लब की प्रॉपर्टी है, अभी अभी तुम इसको लेके नहीं जा सकते। लेकिन उस बंदे ने अपने सिर्फ एक हाथ से ही उसको दीवार में चिपका देता है और बोलने लगता है कि तुम होते कौन हो मुझे ऐसे पूछने वाले। इधर अपना सीन फिर से शिफ्ट होता है क्वांटीन पे। उसके पास खड़ा हुआ लड़का बोलने लगता है क्या हो गया, क्या सोच रहे हो तुम? फिर क्वांटीन बोलने लगता है कि तुमने देखा कि हवा चेंज हो गई यहाँ पे, मुझे लगता है कि वो बच्चा ब्लैक रिंग वाला इस दुनिया को चेंज कर सकता है, मैं होप करता हूँ वो लड़का मुझे दोबारा से मिले। और वो शान को बाहर लेके आ जाता है। इधर चोर उसी की कार पे नजर रखते हुए बोलने लगते हैं कि बॉस देखो कि ये कितनी बढ़िया कार है, हम इसको चुरा सकते हैं। इधर वो कार में बैठे हुए सोचने लगता है कि ये कितनी देर तक अनकॉन्शियस रहेगा, इसको बस थोड़ी सी ही इंजरी तो हुई थी बस। और वो अपनी पावर को वहां से अनलेस करने लगता है और वो चोर आ रहे थे वो भी घबराने लगते हैं, इतनी पावर कैसे आ रही है इसके अंदर से। उस बिजली की वजह, उस इलेक्ट्रिक शॉर्ट की वजह से शान भी उठ जाता है और वो अपने बगल में उस बंदे को देख के सोचने लगता है कि इस बंदे ने ही सब कुछ करा है। और वो सामने से बोलने लगता है क्या तुम उठ गए? ये बात सुनते ही शान भी बोलने लगता है तुम कौन हो, तुम मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो? इधर शान सोच रहा था कि इसके पास पक्का सुपर नेचुरल एबिलिटी है, क्योंकि मैं इसके पास बैठा हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं फ्रीज हो जाऊंगा सिर्फ इसके पास बैठने से ही।
थी और वो उस बात को याद करने लगता है कि जब ये मेरे पास आया था तब इसने मुझसे बोला था कि क्या तुम अपने सेवियर को थैंक्स नहीं बोलोगे। मुझे लगा कि ये एडवांस लेवल पे है, अब मुझे लगता है कि ये एडवांस से भी ऊपर है, लेकिन सुपरनेचुरल वाला मुझे क्यों ही बचाएगा। अभी मैंने उस टूर्नामेंट में देखा हम जैसे लोग मर भी जाएं तो ये लोग खुश होते हैं, लेकिन इसने मुझे बचाया क्यों। मेरे दिमाग में काफी सारे क्वेश्चन है, मैं इससे पूछ सकता हूँ लेकिन मैं पूछूंगा नहीं। मैं सुपरनेचुरल वाले बंदे से लड़ाई नहीं कर सकता और मैं उसको एनिमी भी नहीं बना सकता। इधर सान उस गेट को खोलने ही वाला था, उतने में वो बंदा बोल देता है कि मेरा नाम लियो चान है। जैसे ही सान ये सब सुनता है लियो, और उसको याद आने लगता है कि लियो फैमिली तो उन 8 बड़ी फैमिली में से भी तीसरे नंबर पे आती है, इसका मतलब इसके कॉलर के अंदर वो वाली रिंग हो सकती है। और वो पीछे से अपने कॉलर को हटाते हुए बोलने लगता है, हाँ तुम सही सोच रहे हो, मेरे पास गोल्ड रिंग है और तुम ऐसा सोचना भी मत, तुम यहाँ से एस्केप कर सकते हो मुझसे, और आज से मैं तुम्हारा गार्डियन बनूंगा, तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथों में है, अब मैं ही तुम्हें हमेशा बचाऊंगा क्योंकि तुम हो चाइल्ड ऑफ डिविनिटी। इतना सुनते ही वो शान शौक हो जाता है। ये वाली वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब भी करो।